हम लोग बात कर रहे थे आपका आर्टिकल 19(1)(a) पे। कल 19(1)(a) पे बात आ गई थी। 19(1)(a) में आपसे कहा गया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंतर्गत केवल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्त रूप से दिया गया है केवल उतना ही शामिल नहीं है, बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसे उपयोग करने के लिए जो अधिकार जरूरी हैं वो भी इसमें शामिल है। और साथ ही साथ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन में किसी टैलेंट का या अपने किसी भाव का एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता ये भी शामिल है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये खाली बोलने की स्वतंत्रता नहीं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंतर्गत जो नवीन जिंदल का मामला हुआ है उसके अंतर्गत राष्ट्रध्वज फहराने का हक ये भी सबको मिला है। ये पहले से ही था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से पूर्व जो राष्ट्रध्वज फहरता था वो केवल और केवल सरकारी जो कार्यालय वगैरह थे वहीं फहरता था। आम आदमी को राष्ट्रध्वज फहराने का हक, ठीक है, कानूनन मना नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो मिलता नहीं था, क्योंकि इतने सारे नियम कानून ये बना रखे थे, उनके अंतर्गत लगभग वो प्रतिबंधित यही रहता था। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि चूंकि अगर आप अपने देश से प्रेम, उसके प्रति समर्पण और उसके प्रति निष्ठा इसका प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आखिर किसके प्रति करोगे? क्योंकि देश ये तो एक अमूर्त चीज है। देश किससे मिलकर बनना है? जमीन, लोग, तो किसके प्रति समर्पण दिखाओगे? जमीन के प्रति समर्पण दिखाओगे? लोगों के प्रति समर्पण दिखाओगे? तो अगर जमीन के प्रति आप समर्पण दिखाओगे तो भारतवर्ष के राज्य क्षेत्र में जितनी जमीन शामिल है सबके प्रति समर्पण शारीरिक तौर पर दिखा पाना ये आपके लिए संभव नहीं है। आप जमीन के एक टुकड़े उसके प्रति समर्पण दिखा सकते हो, लेकिन जमीन का वो टुकड़ा केवल वही तो संपूर्ण भारत का निर्माण नहीं कर देता। आप कुछ व्यक्तियों के प्रति अपना समर्पण दिखा सकते हो, लेकिन वे ही व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष का निर्माण तो नहीं कर सकते। इसलिए अगर राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाना है या अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करना है, जिसका प्रदर्शन करने का आपको हक है, और इसके लिए यह भी जरूरी नहीं है कि आप प्रदर्शन करो तभी राष्ट्रभक्त माने जाओ, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो कोई प्रदर्शन नहीं करते लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति असंदिग्ध है, और बहुत सारे लोग हैं जो प्रदर्शन करते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी राष्ट्रभक्त नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। आखिर रावण भी सीता का हरण करने आया तो देश तो साधु का लेकर आया। तो अगर सिर्फ कोई राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन कर रहा है लेकिन उसका कृत्य जो सूचना देना है वो सूचना इस बात की है कि वो राष्ट्र विरोधी है, तो सिर्फ इस आधार पर
कि वो राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, किसी को राष्ट्रभक्त नहीं माना जा सकता। और हम बार बार यही कहते आए कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कार्यों के आधार पर होना चाहिए। व्हाटएवर ही हैज डन, ठीक है। और थोड़ा पीछे जाएं तो बात थोड़ी और एक्यूरेट हो जाएगी कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके आशय के साथ होना चाहिए, क्योंकि कार्य का परिणाम ये स्वयं उसके हाथ में नहीं है। कई बार वो अच्छा करेगा फिर भी बुरा होगा, लेकिन उसने किस मंशा के साथ कोई काम किया है, इसके आधार पर व्यक्ति को अच्छा और बुरा कैटेगराइज किया जा सकता है। हाँ, एक बात और भी है कि आप मूर्ख हैं, आपको इतिहास बता रहा है कि अमुक काम करने का परिणाम अमुक ही होता है। सांप को बचाने का परिणाम कभी भी सुखकर नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सांप को बचाने का प्रयत्न यही कर रहे हैं, तो फिर आप मूर्ख हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और मूर्ख उसके प्रति दया की जाती है, लेकिन मूर्ख को समाज का नेतृत्व तो ये सौंप नहीं दिया जाता, ठीक है। तो सीधी बात है, अगर आप राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण ये प्रदर्शित करना चाहते हो, तो प्रदर्शित करने के लिए आपके पास माध्यम क्या है? ये ठीक है कि राष्ट्रभक्त होने के लिए राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन जरूरी नहीं है, लेकिन यह भी ठीक कि अगर कोई प्रदर्शन करना ही चाहता है तो उसे रोका न तो जाना चाहिए और न रोका जा सकता है। तो ऐसी दशाओं में उसके पास आखिर क्या तरीका है कि वो राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन कर सके? इसके लिए उच्चतम न्यायालय ने कहा, नवीन जिंदल के केस में, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंतर्गत व्यक्ति का यह हक है कि अगर वो राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहता है, तो संपूर्ण राष्ट्र इसके कुछ प्रतीक, इसके कुछ सिंबल है, आप उनके प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन यदि कर रहे हो तो यह माना जाएगा आप राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण का प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने आपसे कई बार चर्चा की कि पार्लियामेंट पर हमला जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ जो विचारण हुआ वो धारा 121 आईपीसी के अंतर्गत हुआ, और जो 121 आईपीसी है वो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की दशा में अभियुक्त पर आरोपित की जाती है। तो उन लोगों ने पार्लियामेंट पे हमला किया था, भारत सरकार से युद्ध ये तो डिक्लेयर नहीं किया। फिर 121 में उनका विचारण क्यों हुआ? ठीक है, और विचारण ही नहीं हुआ, उन्हें सजा भी हुई। भगत सिंह, हमारा विचार उस विचारण के प्रति क्या है ये एक दीगर बात है, क्योंकि हमारी मान्यता तो यह है कि उस सारे प्रकरण में वो निर्दोष, लेकिन जो उनका विचारण हुआ था वो भी 121 के अंतर्गत हुआ था। और उन पर आरोप क्या था कि असेंबली में बम फेंका है। तो असेंबली में बम फेंकने की दशा में 121 कैसे आ जाएगी? क्योंकि पार्लियामेंट पर हमला ये देश पर हमला माना जाएगा,
क्योंकि आप अगर देश पर हमला करना चाहते हैं तो कहां हमला करेंगे? सवाल यह है कि अगर आप भारत पर हमला करना चाहते हैं तो भारत तो विभिन्न जिलों, विभिन्न शहरों, विभिन्न गांवों, इनसे मिलकर बना है, और आप सब पर एक साथ हमला ये तो नहीं कर देंगे। तो कोई नहीं कर पा रहा पूरी दुनिया में। अमेरिका या रूस या अन्य सामर्थ्यशाली देश कितने भी सामर्थ्यहीन देश पर हमला करें, लेकिन संपूर्ण देश पर हमला ये तो नहीं हो रहा। तो फिर भारत पर हमला ये अगर आप करना चाहते हैं तो आखिर हमला कहां करेंगे? तो भारत पर हमला अगर आप करना चाहते हैं तो उन प्रतीकों पर आपको हमला करना होगा जो भारत को अभिव्यक्त करते हैं, और भारत को अभिव्यक्त भारत की संसद करती है, भारत का प्रधानमंत्री करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेशन के वे सिंबल हैं, और अगर उनका अपमान होता है तो इस संपूर्ण राष्ट्र का अपमान माना जाएगा। इसलिए अगर पार्लियामेंट पर हमला होता है तो हम ये मानेंगे कि आपने भारत पर हमला किया, क्योंकि अगर भारत पर हमला करना उद्देश्य रही था, अमुक पार्लियामेंटेरियन उसे मारना या भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करना यह आपका उद्देश्य था, भारत पर हमला करना नहीं था, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री या भारत के सांसद सड़कों पर मिलेंगे तो आपने नाकाम या सफल जैसा भी हमला किया होता उन पार्लियामेंटेरियंस पर या भारत के प्रधानमंत्री पर सड़क पर हमला किया होता। आपने पार्लियामेंट पर हमला नहीं किया होता है, आपने पार्लियामेंट पर हमला किया, इसका मतलब आप भारत पर हमला करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देश किन्हीं प्रतीकों में अभिव्यक्त होता है, देश व्यक्तियों से अभिव्यक्त नहीं होता। दे आर द सिंबल ऑफ द नेशन। ठीक है, तो अगर आप भारत के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है। और हमने आपसे कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अधिकार के तौर पर नहीं, स्वतंत्रता के तौर पर आपको प्राप्त है, और दोनों के बीच फर्क है। अधिकार आपको दिया जा सकता है और आपसे लिया भी जा सकता है, स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है, ली नहीं जा सकती। और अधिकार का उपयोग ये कुछ परिस्थितियों में होगा, और वे परिस्थितियां स्वयं अधिकार के दाता उसके द्वारा बताई जाएंगी, लेकिन स्वतंत्रता ये आपको प्रदत्त होती है, किससे? प्रकृति से। और कुछ परिस्थितियों में इसको सीमित किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो चूंकि आपको फ्रीडम है किसकी? एक्सप्रेशन की, तो 8 या 10 जितने भी आधार अनुच्छेद 19(2) में बताए हैं, अगर उनको देखते हुए आपकी स्वतंत्रता को सीमित करने की जरूरत है तो सीमित किया जा सकता है। अदरवाइज आपको अपनी स्वतंत्रता के उपभोग के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है। तो जब देश के प्रति प्रेम के प्रदर्शन हेतु आप उसके प्रतीक झंडा या राष्ट्रगान, जो सेकुलर सिंबल हैं नेशन के, उनको
उपयोग करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता, कोई भी कर सकता है, इस पर कोई रोक होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि वो सिंबल ऑफ नेशन है, इसलिए उनके उपयोग की अनुमति आपको सिर्फ देश के प्रति प्रदर्शन इसके लिए ही मिलेगी। आप उनका कमर्शियल उपयोग ये करना चाहो, आप उनका ऐसा उपयोग करना चाहो जिसमें उनकी गरिमा का ध्यान न रखा गया हो, तो आप ऐसा उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सम्मानपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करना चाहते हैं तो उसके उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और अमेरिका, वहां तो जो राष्ट्र के प्रतीक है, यानी जो वहां नेशनल फ्लैग है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंतर्गत जलाने की भी अनुमति दी गई है। वहां झंडा जला सकते, राष्ट्र के प्रति मीनिंग देर भाई, राष्ट्र को जो रिप्रेजेंट कर रही है सरकार, उसके प्रति अपने विरोध के प्रदर्शन हेतु। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की अनुमति नहीं है, और आप यहां अगर राष्ट्र का झंडा जलाएंगे तो आप दंडित होंगे, ठीक है ना। लेकिन वहां इस प्रकार की अनुमति है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इससे कई प्रकार के अधिकार ये जन्म लेते हैं। इसमें से जो प्रमुख अधिकार हैं, जैसे ये तो है कि झंडा फहराने का हक आपको मिला, एक ये भी मिला है, ये भी कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अगर किसी को है तो राइट टू साइलेंस ये भी व्यक्ति को है। स्वतंत्रता का मतलब तो यह है कि हम चाहें तो उसका उपयोग करें और चाहे तो ना करें। आप हमें हमारी स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए मजबूर ये नहीं कर सकते। तो ये भी कहा है कि राइट टू साइलेंस ये व्यक्ति का अपना अधिकार है और उसे बोलने के लिए विवश नहीं किया जाता, ठीक है। आपका हक यह है कि आप जहां तक चाहो, जहां तक मीनिंग देर भाई, जितने लोगों तक चाहो अपने एक्सप्रेशन को और अपनी स्पीच को भेज सकते हो। इसका आपको फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। क्योंकि अधिकांश लोग जो अपने को अभिव्यक्त करते हैं वो एप्रिसिएशन की आशा में करते हैं, और एप्रिसिएशन ये आपको तभी मिलेगा जब दूसरे तक आपकी अभिव्यक्ति जाएगी। अदरवाइज आप किसी भी प्रशंसा या किसी भी प्रकार की, ठीक है, किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन ये दूसरों से प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो प्रस्तुति है वो दूसरों तक जाए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है कि आपको प्रसार के और प्रचार के साधनों के उपयोग का अधिकार ये रहे। तो यह है आपको। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसे प्रसारित करने के लिए अक्सर लाउड स्पीकर्स का उपयोग किया जाता है। तो जो आपको सुनना चाहता है उसे सुनाने का आपको हक है, लेकिन जो आपको सुनना नहीं चाहता उसे जबरदस्ती सुनाने का कोई हक आपको नहीं है, ठीक है। वो सुनना चाहता है तो सुनेगा।
क्यों सुनना चाहता है? क्योंकि वो भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके उपयोग के लिए जानकारी एकत्र करना चाहता है, वो भी उस विषय पर अपना एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता है। तो संबंधित विषय के ज्ञान के लिए जरूरी है कि उस विषय की जानकारी रखने वाले लोगों को वो सुने। तो उस विषय के जानकार जब बोलेंगे तो उनके बोले गए में उसकी रुचि होगी और उस विषय के जानकार अपनी जानकारी को लोगों के साथ बांटने की इच्छा रखेंगे, क्योंकि ये मानव सुलभ आकांक्षा है कि किसी के पास जो जानकारी है उसे उस जानकारी के कारण एप्रिसिएशन मिले। तो दोनों ये चाहेंगे कि ऐसे माध्यमों का उपयोग किया जा सके कि व्यक्ति की जानकारी अधिकतम लोगों तक जाए, और उन अधिकतम लोगों में से भी बहुत सारों की इच्छा यह होगी कि जानकारी उन तक आए। इसलिए जानकारी के प्रसार के जो माध्यम हैं उनके उपभोग का अधिकार, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग माना जा सकता है। और वीजी रो में आपसे कहा गया था कि वे अधिकार जो यहां अभिव्यक्त रूप से नहीं दिए गए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भाग युक्ति संगत तौर पर माने जा सकते हैं, वे भी फंडामेंटल राइट मान लिए जाएंगे। और उन पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो चूंकि सीधे सीधे उन्हें यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनुच्छेद 19(2) के आधारों को संतुष्ट करना जरूरी नहीं है। उन पर वैसे भी प्रतिबंध लग सकता है, लेकिन अगर आपने उन पर प्रतिबंध लगाया तो चूंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के उपयोग के लिए जरूरी अधिकार है, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाने की जो प्रक्रिया और उन पर प्रतिबंध लगाने का जो कारण है, दोनों की संवैधानिकता, ये दोनों की वैधानिकता, ये न्यायालय द्वारा परीक्षण के योग्य होगी। और न्यायालय जब उनका परीक्षण करेगा तो जिन बातों को ख्याल में रखेगा वो आपको वीजी रो में बताई गई थी। और वीजी रो में उन्होंने कहा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उन अधिकारों की डिसाइड होगी जो अभिव्यक्त रूप से यहां मेंशन नहीं है, लेकिन यहां वर्णित अधिकार, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या 6 में से कोई हो, ठीक है, अगर वे अधिकार इन अधिकारों के उपभोग के लिए आवश्यक है तो उन पर प्रतिबंध भी युक्ति संगत होना चाहिए। और क्या देखेंगे कि आपने प्रतिबंध किन परिस्थितियों में लगाया है, कितने समय के लिए लगाया है, कौन सी बुराई आप दूर करना चाहते थे, यानी प्रतिबंध का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें देखकर प्रतिबंध की वैधानिकता ये डिसाइड होगी। तो लाउड स्पीकर के मामले में भी वीजी रो में बताया गया जो टेस्ट है उसी को अप्लाई किया। आपने देखा डीजे 10 के बाद नहीं बजेगा, डीजे पे डांस करना यह भी अभिव्यक्ति का तरीका है, स्वतंत्रता है आपको अभिव्यक्ति की, ठीक है, लेकिन डांस डीजे के बिना भी हो सकता है। ये ठीक है, डीजे के साथ अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। आप खूब डांस करो, चाहे जो कुछ करो, लेकिन अभिव्यक्ति आप जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो
उसके लिए जिस साधन का उपयोग करना चाहते हो, नो डाउट आपको उस साधन के उपयोग का भी फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो चूंकि यहां अभिव्यक्त रूप से मेंशन नहीं है, इसलिए V0 उसी टेस्ट को लगाया जाएगा। और दूसरों का जो फंडामेंटल राइट है वो दो प्रकार का, एक तो गरिमापूर्ण जीवन, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है, और गरिमापूर्ण जीवन में सुख एवं शांति से सोना ये भी शामिल है, ठीक है। और दूसरी बात, वे अगर आपको नहीं सुनना चाहते तो आपको उन्हें सुनाने का भी कोई हक नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस बहुत सारे लोग हैं, उन्हें यह गलतफहमी है कि जो गाना उन्हें अच्छा लगता है वो शायद सबको अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे प्ले करते तो इतनी तेज आवाज होती है कि सब उसे सुने। इसका कोई फंडामेंटल राइट आपको नहीं है, क्योंकि दूसरों को भी फंडामेंटल राइट है। वे उस समय किसी और चीज पर अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, उनकी रुचि किसी अन्य विषय में है, वो उस विषय के जानकार लोगों को सुनना चाहते हैं। तुम अपनी ही धांगे पड़े हो, इतनी तेज आवाज में बजा रहे हो कि उनकी रुचि जिस विषय में है वे उसे सुन ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइम का प्रतिबंध लगेगा। आपसे यह कहा जा सकता है कि इतनी डेसिबल, ठीक है, से ज्यादा तेज जो लाउड स्पीकर आवाज कर रहा है वो आप उपयोग नहीं करोगे। रात में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं होगा, या अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ये V0 में आपको बताया गया है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंतर्गत बहुत सारे अधिकार जन्म लिए। उनमें से राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, ठीक है, लाउड स्पीकर के उपयोग का अधिकार है, या प्रसार के माध्यमों के उपयोग का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है, एडवर्टीजमेंट देने का अधिकार है, बंद का अधिकार है, ये सारी चीजें मिली हैं। हालांकि बंद का अधिकार उस रूप में नहीं मिला है कि उसे बंद का अधिकार कहा जा सके। भरत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है मुकदमा, उस पर बात करेंगे, लेकिन अन्य कई सारे अधिकार जन्म लिए हैं, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं वो दो अधिकार बोले जाते हैं। एक प्रेस की स्वतंत्रता, और दूसरा राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, जिसके आधार पर आपका सूचना का अधिकार यह अधिनियमित हुआ है। ये दो अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी से आए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह कहना है कि अगर व्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उपयोग करना चाहता है तो जरूरी है कि उसके पास एक्सप्रेस करने लायक कुछ हो। जब तक उसके पास एक्सप्रेस करने लायक कुछ है ही नहीं, तब तक वो कुछ एक्सप्रेस भी करना चाहे तो उसके पास एक्सप्रेस करने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए राइट टू नो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है। दूसरा उन्होंने कहा है कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये हर दशा में नहीं, लेकिन कुछ दशाओं में व्यक्ति सम्यक निर्णय ले सके और निर्णय की सम्यक अभिव्यक्ति कर सके। इसके लिए जरूरी होगा, तो चूंकि अभिव्यक्ति वो सम्यक करना चाहता है और अभिव्यक्ति सम्यक करने का उसे हक है, और कुछ
परिस्थितियों में सम्यक अभिव्यक्ति के लिए जरूरी क्या हो रहा कि वो इंफॉर्मेशन, संबंधित विषय पर सूचना ये प्राप्त करें। तो कुछ दशाओं में, हर वक्त नहीं, हर दशा में नहीं, लेकिन कुछ दशाओं में राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये व्यक्ति का फंडामेंटल राइट माना जाएगा। और कैसी कैसी बातें सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं और कौन लोग ले गए हैं और उन बातों का सत्य चरित्र क्या है, ठीक है, इस पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कानून का कैसा दुरुपयोग ये भी संभव है। एक मुकदमा हुआ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चला और इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, इस विषय पर बात की। जो पिटिशनर थे उनका कहना यह था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग वोट देना है, क्योंकि वोट देकर आप अपनी पसंद बहुत सारे उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं उसके पक्ष में अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना, अपनी पसंद की अभिव्यक्ति देते हैं। इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका भाग है मत देना या राइट टू वोट। हालांकि आगे सुप्रीम कोर्ट इसे दो भागों में बांटेगा, ठीक है ना, ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और वहां कहा जाएगा कि राइट टू वोट के दो भाग होते हैं। एक भाग वोट देने की क्षमता, इससे संबंधित है, और एक भाग जिसके पास वोट देने की क्षमता है उसके द्वारा एक्चुअली वोट देने से संबंधित है। दो भाग हैं, ठीक है। किसमें वोट देने की क्षमता होगी ये कानून निर्धारित करेगा, ठीक है। वोट देने का हक ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है और कानून बताएगा कि कौन वोटर होगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास वोट देने की क्षमता आ गई वो जब वोट देने जाएगा और वोट एक्चुअली कास्ट करेगा उस समय वो अपनी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसी का उपयोग कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो विभिन्न उम्मीदवारों में से उस उम्मीदवार को चुनेगा या उस उम्मीदवार के पक्ष में अपनी अभिव्यक्ति देगा जिसे वो चुनना चाहता है, तो उसकी अभिव्यक्ति ठीक हो, इन्फॉर्म्ड हो, ठीक है, मिस इन्फॉर्म्ड न हो, ठीक है, नन इन्फॉर्म्ड न हो, ठीक है ना, डिस इन्फॉर्म्ड न हो, इन्फॉर्म्ड हो, उसे सूचना रहे हैं कि हम जिनमें चुनने जा रहे हैं ये लोग ऐसे ऐसे हैं, फिर जिसके पक्ष में चाहे अभिव्यक्ति दे दे। लेकिन स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि स्टेट ऐसी व्यवस्था करे कि जिनको वो चुनने जा रहा उनकी सही स्थिति ये उसके सामने रहे। हम उसके चुनाव पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहे, जिसे चाहे चुने, लेकिन गुण अवगुण उन लोगों के जिन्हें वो चुनना चाहता है उसके सामने ओपन होने चाहिए, यह पिटिशनर का तर्क था और दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसको सही माना और कहा
ये बिल्कुल ठीक बात है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वोट देना, ठीक है, इसका पार्ट माना जा सकता है। इतना क्लेरिफाई तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है बाद में, लेकिन बेसिक बात यहीं से शुरू हुई कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा ये बिल्कुल सही बात है कि वोट देना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, और इसलिए जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन ये निर्देश दे कि वे लोग अपने बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक सांसद के तौर पर या एक विधायक के तौर पर काम करने के लिए जरूरी है, उनमें है या नहीं है, ये प्रकट करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एजुकेशनल अपनी जो स्थिति है वो मतदाताओं के सामने रखें, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक इस रूप में काम करने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, उन योग्यताओं के संबंध में प्रकटीकरण संबंधी निर्देश चुनाव आयोग संबंधित व्यक्तियों को दे कि वे उसका प्रकटीकरण करें, और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये प्रकट करें, और साथ ही साथ उनके जो आपराधिक इतिहास उनका है यदि है तो वे उसे भी प्रकट करें। उनके पास जो संपत्तियां हैं, उनके जीवन साथी या उनके बच्चों के पास जो संपत्तियां हैं, उनका प्रकटीकरण ये किया जाए, ऐसा निर्देश चुनाव आयोग संबंधित लोगों को दे। ये दिल्ली उच्च न्यायालय का डिसीजन आया, इसकी अपील हुई, ठीक है, और अपील में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा और कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स ये समस्या है। ये तर्क उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील के दौरान कि कोई आपराधिक चरित्र का है या नहीं है, किसके पास कितनी संपत्ति है, ये सारी बातें उसकी प्राइवेट लाइफ से संबंधित है, उसके निजी जीवन से संबंधित है। इसलिए इनकी सूचना सार्वजनिक करने से, ठीक है, सार्वजनिक करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 21 हर प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति को दे रहा है। ये जानकारी उनके लोक जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके सम्यक इस्तेमाल के लिए ये जानकारी जरूरी है, और जो भ्रष्टाचार या अपराधीकरण है ये जो राजनीति में बढ़ रहा है, तो चूंकि हम आपकी प्राइवेट लाइफ की जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से ये बातें नहीं पूछ रहे, बल्कि आपकी सांसद या विधायक होने की योग्यता है या नहीं, इस दृष्टिकोण से आपसे ये जानकारी हासिल करके मतदाताओं के समक्ष सिर्फ रख रहे हैं, इसलिए आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नहीं माना और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद सरकार ने पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें जो धारा 33 थी उसको अमेंड कर दिया सरकार ने, यानी विधायिका ने, और 33A संशोधित धारा वहां जोड़ी और यह लिखा कि किसी न्यायालय के निर्णय में किसी बात के होते हुए, यह चुनाव आयोग का कोई निर्देश होते हुए भी, यदि यह अधिनियम या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम किसी उम्मीदवार से किसी सूचना के प्रकटीकरण की अपेक्षा नहीं करता, तो
उस उम्मीदवार को किसी न्यायालय के निर्णय इसके होते हुए या चुनाव आयोग के किसी निर्देश के होते हुए भी ऐसी किसी जानकारी को मतदाताओं के साथ साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह संशोधन पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हो गया। पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के इस संशोधन को अनुच्छेद 13 के आधार पर, अनुच्छेद 13 के आधार पर मीनिंग दरबार अनुच्छेद 13 के विरोध के आधार पर चुनौती दी गई और यह कहा गया कि अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कोई विधि राज्य ऐसी नहीं बना सकता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ये राज्य में नहीं है ऐसी विधि बनाने का जो फंडामेंटल राइट को न्यून करती है, उस पर विपरीत प्रभाव डालती है या उसको समाप्त करती है। हां, ठीक केशवानंद भारती में जरूर कह दिया कि संविधान के संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट सहित किसी भी चीज को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने संशोधन जो प्रस्तावित किया है वो ऐसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसको आप संशोधित करने हैं, तो संविधान संशोधन के माध्यम से भी ऐसा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन ये तो कानून बनाने की बात है, ये तो संविधान संशोधन की बात भी नहीं। और चूंकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इस मामले में यह कहा जा चुका है कि वोटर के द्वारा सम्यक अभिव्यक्ति देना तभी संभव है जब जिनके संबंध में वो अभिव्यक्ति देने जा रहा उनके बारे में सारी जानकारी उसके पास हो, तभी सम्यक अभिव्यक्ति संभव है। और वोट देने की क्षमता का होना यह फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सिर्फ इसलिए कि आप भारत के नागरिक हैं वोट देने की क्षमता हासिल नहीं कर लेते। नागरिकता तो आपको जन्म से मिलेगी और वोट देने का अधिकार 18 साल पे मिलेगा। वोट देने का अधिकार आपको किन परिस्थितियों में मिलेगा, ये सारा कुछ पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये डिसाइड करेगा। और नागरिकता जन्म से मिलेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिक है वो वोट देने की क्षमता इसे रखता है, यह नहीं माना जाएगा। लेकिन जो भी वोट देने की क्षमता रखता है उसके द्वारा वोट का दिया जाना यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एंजॉयमेंट है, ऐसा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें माना जा चुका है। इसलिए यह जो बात कही गई है धारा 33A के संशोधन के माध्यम से यह असंवैधानिक है और इसको चुनौती मिली। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस मुकदमे में, ठीक है। और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यह सुप्रीम कोर्ट तक से कंफर्म हो चुका है, ठीक है ना। पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, फिर बाय वे ऑफ अपील दिस मैटर हैज गॉन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट and they have put their seal on the decision of high court, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट वो हो गया। आफ्टर दैट they have amended the law and they have inserted the section like 33A in which they have said, so which I have told to you just before, ठीक है ना। ये स्थिति निकल कर आई। आफ्टर दैट
ये जो संशोधन है कानून का, ये चैलेंज हो गया। कौन सा मुकदमा? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें चुनौती मिल गई और ये कहा गया कि ये कानून असंवैधानिक है। ठीक है, और इसमें कोर्ट ने बाइफरकेट किया और ये कहा कि ये ठीक है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी की अभिव्यक्ति वोट देने में है और वोट देने के दो भाग हैं, ये अब सुप्रीम कोर्ट कहना शुरू कर रहा है। ठीक है, हमने बता वहां से दिया, लेकिन अब इस मुकदमे में उन्होंने कहा था ये दो भाग है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसी का इंजॉयमेंट होता है जब अपनी पसंद वो अभिव्यक्त करता है और पसंद की अभिव्यक्ति सम्यक हो, इसके लिए उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए वो जो बातें कही गई कि आप अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, जब अपील में पहुंचा था डेमोक्रेटिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुकदमा जो अपील में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तो बड़ी गाइडिंग लाइंस दी थी, बड़ी सिंपल गाइडलाइंस दी थी। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर, सब कुछ इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया था कि आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दें जिनकी ये प्रवृत्ति और प्रकृति हो, कि वे जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी सांसद और विधायक होने की जो योग्यता है, ये जनता के सामने आए, ऐसे निर्देश आप दें। ठीक है ना, उन्होंने बहुत कुछ खुलासा नहीं किया था, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था अपील के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत कहा था कि कैंडिडेट्स को यह बताना होगा कि क्या वर्तमान में उनके खिलाफ कोई एफआईआर है, क्या वर्तमान में किसी कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया है, क्या वर्तमान में चुनाव लड़ने से ठीक 6 महीने पहले उन्हें किसी अपराध से, किसी आपराधिक आरोप से दोषमुक्त किया गया है या उन्मोचित किया गया है। वे अपने जीवन साथी और बच्चों की संपत्ति का खुलासा करेंगे, वे अपनी लायबिलिटीज, जिसमें जो सरकारी संस्थाएं हैं उनसे लिए गए ऋण शामिल हैं, उनका खुलासा करेंगे, वे ऋण उन्होंने वापस किए हैं या नहीं किए हैं, ये खुलासा करेंगे। ऐसे करके विस्तृत गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दी थी। इसके बाद अमेंडमेंट हुआ 33A और उसके बाद फिर चैलेंज हुआ और चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो बात ठीक है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का विरोध करता है। तो यहां तक एक बात तय हो गई कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, ये यहां स्टेब्लिश हो गया। अब यहीं से दुरुपयोग शुरू होता है। और देखिए, काम जब किया जाएगा तो कर्ता की जो मनोदशा है वो महत्वपूर्ण होती है। चाकू तो चलेगा, चाकू अपने में ना अच्छा है ना खराब, दोनों ही नहीं है। चाकू किसके हाथ में है, इसके आधार पर तय होगा कि चाकू जीवन देगा या जीवन ले लेगा। चाकू सर्जन के हाथ में है तो जीवन देगा, और चाकू हत्यारे के हाथ में है तो जीवन ले लेगा। इसके आर्गुमेंटेशन दोनों तरफ हो सकते हैं, और ये आप हैं
कि आपको निर्णय करना चाहिए कि जो लोग इस प्रकार की मांग कर रहे थे, क्या वो इतने भोले हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस जानकारी का खुलासा वो मांग रहे हैं, अगर वो खुलासा हो जाए तो परिणाम क्या होंगे? क्या वो इतने भोले, और अगर आपका मन कहे कि यस वे उतने ही भोले हैं, तो मान लीजिएगा कि वे सही मांग कर रहे थे, और अगर आपका मन कहे कि नहीं ये भोलापन नहीं, ये तो धूर्तता है कि आप इस प्रकार की मांग कर रहे हो जिसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं, तो फिर मान लीजिएगा कि कानून का दुरुपयोग है और धूर्ततापूर्ण कृत्य है। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ आपके सामने सारा मसला रखे दे रहे हैं। और एक टीचर का कर्तव्य भी यही होता है कि वो चीजों को सिर्फ सामने रख दे, डिसीजन आपका, हमारी ओर से कोई निर्णय नहीं। ये डिसाइड होने के बाद फिर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, और इसी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 में आया। ठीक है, 2002 में डेमोक्रेटिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका जजमेंट है। फिर अमेंडमेंट और 2003 में, ठीक है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें मतलब वो जजमेंट प्रकाशित हुआ जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया संशोधन को। ठीक है, किसका? पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जोड़ी गई धारा 33A को, जो असंवैधानिक किया। वो डिसीजन कब आया? 2003 में। और 2004 में ये मांग आ रही है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, दोनों मुकदमों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये 2004 है, वो 2003 है। ठीक है, अब इसमें मांग जो आई वो ये आई कि भारत के जो एटॉमिक रिएक्टर है, और देखिए रावण भी जब जाता है तो बन के साधु ही जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप गलत बात, ठीक है, गलत ढंग से कहोगे तब तो तुरंत शूट आउट हो जाओगे। गलत बात भी कही जाती तो बड़े अच्छे ढंग से कही जाती। यह कहा गया कि भारत के जो एटॉमिक रिएक्टर हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या है, ठीक है, और उनमें क्या क्या डिफेक्ट आज तक, कब सुरक्षा की व्यवस्था, उसमें कब कब लापरवाही बरती गई, ठीक है, क्या क्या लापरवाही बरती गई, ये राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको अभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पड़ी है कि साहब ये बताया जाए, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, ये कह दिया ना, राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आ गया है। अभी ये नहीं आया है कि राइट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, नो डाउट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, लेकिन कुछ दशाओं में है। ठीक है, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, इस पर भी प्रतिबंध हो सकते हैं, ये अभी नहीं कहा है। ठीक है, अभी तो सिर्फ इतनी बात आई, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये इसका भाग है, और ये कहा गया कि चूंकि भाग है इसलिए बताया जाए कि भारत के जो परमाणु संयंत्र हैं इनमें जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो क्या है, और उनमें डिफेक्ट क्या क्या है, और कब कब लापरवाही बरती गई, इस सब का ब्यौरा ये हमें दिया जाए। क्योंकि राइट टू, और मतलब इसका तर्क जो दिया गया वो ये कि साहब हम तो बड़ी अच्छी बात करना चाहते हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स ये हैं, ये आपको सुरक्षा मानक पालन करने चाहिए, और आपने इस दिन ये सुरक्षा मानक पालन नहीं किए इसलिए खतरा पैदा हो सकता था। तर्क तो इस ढंग के दिए ही जाते हैं और वो दिए जा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप स्वयं निर्णय करिए कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं क्या उन्हें ये नहीं मालूम
कि अगर यह खुलासा हो जाए, ठीक है, तो कितना जबरदस्त नुकसान देश को होगा। वो जानकारियां जो दुश्मन देशों की उच्चस्थ गुप्तचर एजेंसियां प्राप्त नहीं कर पाती हैं कि हमारे परमाणु संयंत्र की क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि अगर यह पहुंच जाए दुश्मन देश के हाथ में, ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर परमाणु संयंत्र को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। और अगर उसे नुकसान हुआ तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सहज अनुमान लगाने योग्य बात। तो ये इस ढंग की मांग करने वाले लोग भोले हैं, धूर्त हैं, कौन हैं, इस विषय पर निर्णय आप ही को करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, अपने अपने निर्णय की बात है, ठीक है। इस पर किसी का कोई मत निर्मित नहीं किया जा सकता, यह कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिनाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्क को मान्य किया और ये कहा नहीं, ये तो बताया ही नहीं जाएगा। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, नो डाउट, और यह कानून का दुरुपयोग है, इसे दुरुपयोग कहते हैं कानून का। उनका राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, नो डाउट, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका भाग है। लेकिन हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में यह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग नहीं है, ऐसा ना कहें, बल्कि यह कहें कि भाग तो है। तो जब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर प्रतिबंध लग सकते हैं, तो राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये तो अभिव्यक्त रूप से वर्णित ये भी नहीं है। तो इस पर तो वीजीरो की प्रक्रिया को अपनाकर युक्ति संगत निर्बंधन लगाए जा सकते, ठीक है। वो बुराई जो पैदा होगी इस जानकारी के प्रकटीकरण से, वो इतनी खतरनाक है कि इस जानकारी को प्राप्त करने का फंडामेंटल राइट अप्रतिबंधित रूप से सबको है, ये नहीं कहा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। और फिर उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें मेंशन की और यह कहा कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, लेकिन ये सूचनाएं किसी को भी मांगने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसकी तरह अप्रतिबंधित नहीं हो सकता। जब वो स्वयं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अप्रतिबंधित नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये कैसे अप्रतिबंधित हो सकता है। और फिर उन्होंने 8-10 चीजें बताई हैं, जो 8-10 चीजें धारा 8 जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ रहा है, उसमें अधिनियमित की गई है कि साहब जो है ये सूचनाएं किसी को नहीं मिलेंगी अगर आप आरटीआई भी डालते हो, तो ये सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। उनमें परमाणु संयंत्र से संबंधित जानकारियां हैं, भारत की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां हैं, अपराध की विवेचना से संबंधित जानकारियां हैं, गवर्नमेंट के कामकाज से संबंधित जानकारियां हैं, ऐसी कोई गवर्नमेंट के कामकाज से संबंधित जानकारी जिसके प्रकटीकरण से किसी को लाभ और किसी को नुकसान हो सकता है, इस प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करने का कोई हक नहीं। और यही बात कही गई थी राफेल पर, जब माननीय राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि सरकार बताए कि राफेल में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से राफेल महंगा खरीदा गया, क्योंकि राफेल तो इतने पैसे का मिलता है, ठीक है। उनका कहना यह था कि राफेल उसकी कीमत तो यह है और भारत सरकार ने राफेल इस कीमत पर खरीदा है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, भारत सरकार ने खा लिया है। तो भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर दिया था वो ये दिया था कि ये जो बता रहे हैं राफेल की कीमत, वो कीमत है जो आप जैसे साइकिल खरीदने जाओ तो उसमें घंटी भी ना लगवाओ, उसमें कैरियल भी ना लगवाओ, उसमें कुछ ना, सिर्फ साइकिल, वो कीमत ये बता रहे हैं। और हमने इसमें कई सारी स्पेसिफिकेशन, कई सारी विशेषताएं जुड़वाई हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ गई।
तो उनका अगला सवाल था कि वो बातें बताइए, कौन सी स्पेसिफिकेशंस आपने जुड़वाए हैं। तो अगर वही बता देंगे तो फिर तो सब कुछ डिस्क्लोज हो गया। उसे प्राप्त करने के लिए तो ठीक है, विदेशों की गुप्तचर एजेंसियां ये अपना सिर खपा देती हैं, फिर भी वो हासिल नहीं उन्हें दी जाती उन्हें, और ऐसे ही बता दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा था कि वो स्पेसिफिकेशन हम नहीं बताएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो स्पेसिफिकेशन बंद लिफाफे में हमें भेजिए, हम देखते हैं कि प्रकट करने योग्य है या नहीं। और फिर भेजी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यस, ये प्रकट करने योग्य नहीं है, ये नहीं प्रकट की जाएंगी कि क्या स्पेसिफिकेशन है। लेकिन जनता तक ये सब बातें नहीं जाती। जनता तो अपने ढंग से सोचती है। तो कानूनों का दुरुपयोग किस प्रकार से होता है। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन नो डाउट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, लेकिन हर परिस्थिति में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका भाग राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन नहीं है। और कोर्ट ने जो कुछ एक मुकदमे में कहा, वो जब अगले मुकदमों में फॉलो होता है तभी उसे देश का स्थापित कानून, स्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ द कंट्री कहा जाता है। हमने आपसे कई बार कहा कि दो प्रकार के कानून होते हैं, स्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ द कंट्री और दूसरा इनेक्टेड लॉ, ठीक है, ऑफ द कंट्री। इनेक्टेड लॉ वो है जो विधायिका बनाती है, और स्थापित विधि या स्टेब्लिश विधि ये निर्णयक विधि का नाम है। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ एक मुकदमे में डिसाइड करता है और उसी बात को आगे दो मुकदमों में, केवल दो मुकदमों में आगे फॉलो कर लेता है, तो यह कहा जाता है कि अब यह देश की स्थापित विधि है। और सुप्रीम कोर्ट अगर आगे उसी पर कंटिन्यू रहता है तो वो देश का स्टेब्लिश लॉ कहा जाता है। लेकिन मिनिमम दो में जब फॉलो होता है तभी उसे स्टेब्लिश लॉ कहा जाएगा। जब तक दो में फॉलो नहीं होता तब तक उसे स्टेब्लिश लॉ नहीं कहते। तो राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, ये पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, ठीक है, क्योंकि 2004 में फिर है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, इसमें कंफर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, दिनेश त्रिवेदी, एमपी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल। ये तीन मुकदमे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फॉलो किया है कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, ठीक है, चूंकि इन तीन मुकदमों में फॉलो कर लिया। कौन कौन था? राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिनेश त्रिवेदी एमपी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन तीन मुकदमों में ये फॉलो किया है कि राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन ये भाग है किसका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इसलिए आज देश की यह स्थापित विधि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को यह हक है कि वो ये जाने कि उसने जिनको चुना वो किस प्रकार काम कर रहे हैं, ताकि अगली बार उनके संबंध में वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सब भ्रष्टाचार को ओपननेस, खुलापन जितना आ जाता है
हमेशा गड़बड़ी की आशंका उतनी ही खत्म होती है। इसीलिए न्यायालयों में आप देखेंगे उनका निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, ठीक है, विचारणा खुले न्यायालय में होगा, क्योंकि आदमी की एक मूलभूत आकांक्षा है कि वो गलत करे, लेकिन उसे गलत करते देखे कोई ना। ये आदमी की मूलभूत आकांक्षा है, और इसी मूलभूत आकांक्षा का उपयोग किया गया है कि खुले में सब कुछ होगा। अगर गलत करोगे तो फिर सबको दिखेगा, और इसके कारण से जब खुले में सब कुछ करने की अपेक्षा होती है तो फिर गलत होने की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन इस सब के बाद जो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क है कि हम इस सब से न तो सहमत हैं और न हमें यह सब प्रभावी लगता है। मेरा अपना मत यह है कि कानून से समाज का सुधार हो ही नहीं सकता। हमें यह बताओ, क्या एक भी वोट का मतलब एक भी वोट नहीं होता, एक भी वोट आनुपातिक ढंग से देखा जाएगा, ये तो कहने का एक ढंग होता है, ठीक है। एक भी वोट कहने का अर्थ यह है कि बहुत कम वोट, शायद इस आधार पर, ठीक है, न पढ़ते हो किसी कैंडिडेट के फेवर में कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, या वो क्रिमिनल है, या उसने गवर्नमेंट ड्यूज नहीं दिए। शायद, इसमें भी हम शायद लगा रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग होंगे जो इस सब के आधार पर कैंडिडेट्स का चुनाव करते होंगे। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल, ये बौद्धिक विलास है, ये बुद्धि का विलास है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश है, इनफैक्ट इस सब पे कुछ होता नहीं। लोग चुनावों में, अच्छा, जिन अपराधियों को चुनते उन्हें नहीं मालूम होता कि अपराधी हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में किसी को नहीं मालूम था कि वो अपराधी हैं। अतीक अहमद के बारे में नहीं मालूम था कि वो अपराधी हैं, ठीक है। ब्रजेश सिंह, यानी जितने क्रिमिनल चुने गए उनके बारे में मालूम नहीं था कि अपराधी हैं। किसी मिस इंफॉर्मेशन, नॉन इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, इसके कारण वो चुन गए। क्या बेवकूफी की बात है, ठीक है। कानूनों से कहीं समाज सुधरता है? कुछ नहीं होता कानूनों से, ठीक है। ये सिर्फ बुद्धि का विलास है, कहते रहिए। हां, ये भी ठीक है कि आपको डिसाइड कर देते हैं तो थोड़ा बहुत लाभ लोगों को हो जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन पहले सरकार कुछ बताती ही नहीं थी, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स आपको परेशान करने के लिए आपको कोई सूचना ही नहीं देते थे। कुछ बदलाव आए हैं, ये सही है, ये सही है। लेकिन आपने जितने बड़े बदलाव सोचकर, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है, ये कहा था, उतने बड़े बदलाव कानून से नहीं आते और ना ही आ सकते, कभी नहीं आएंगे। कानूनों से दुनिया सुधरती है, ये बेकार की बात है। खूब लिखो, खूब लिखो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब ये खूब जानते होते हैं, ठीक है। और सब छोड़ो, जो जानते होते वो भी गवर्नमेंट के पैसे न देना बुद्धिमत्ता मानते हैं। यही तो हम कहते हैं कि आज बुद्धिमत्ता की परिभाषा बदल गई। आज बुद्धिमत्ता की परिभाषा यह है कि खूब गलत करो मगर पकड़े मत जाओ, यह बुद्धिमत्ता की परिभाषा है, ठीक है। दूसरों के संसाधनों का, ठीक है, कुटिलता के साथ अपने हक में बिना उनका, ठीक है, उचित प्रतिफल उन्हें दिए उपयोग कर लो, इसे प्रोफेशनलिज्म ये कहा जाता है। इसे प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, इसे चतुरता कहते हैं, इसे बुद्धिमानी कहते हैं, इसे स्मार्टनेस कहते हैं। ये परिभाषा है आज। और आप बता रहे हो साहब राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, इससे इलेक्शन प्रोसेस सुधार देंगे। क्या 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 लोगों को मालूम नहीं होता कि जो चुनाव लड़ रहे हैं ये कैसे हैं? सबको सब कुछ मालूम होता है।
क्या मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इसके कारण से लोग इनको चुन रहे हैं? उनके अपने कारण हैं और वे कारण रहेंगे। और तुम ये न भी घोषित करो कि राइट टू नो और राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भाग है। जिस दिन समाज नैतिक हो जाएगा उस दिन अपने आप ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इससे समाज को सिर्फ नैतिकता सुधार सकती है, कानून फानून कुछ नहीं सुधार सकता। लेकिन खैर, हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं तो पढ़ लेना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, तो पढ़ लेना है आपको। तो राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन इसी का भाग है। अब बचा राइट टू प्रेस। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम जो प्रेस की है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कैसे निकलती है? क्योंकि जहां तक अमेरिका के संविधान की बात है, वहां तो सीधे सीधे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, इस पर कोई प्रतिबंध कांग्रेस के कानून के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तो वहां प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्त रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वर्णित है। हमारे यहां ऐसा ही नहीं। हमारे यहां यह कहा प्रत्येक नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और अपनी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से देने की स्वतंत्रता होगी। तो आपकी अभिव्यक्ति फिल्म के माध्यम से आ सकती है, न्यूज पेपर के माध्यम से आ सकती है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आ सकती है, प्रदर्शन के माध्यम से आ सकती है, किसी भी माध्यम से आ सकती है। ये ठीक है। तो फिर यह भी ठीक है कि आपकी अभिव्यक्ति न्यूज पेपर के माध्यम से भी आ सकती है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो व्यक्ति को मिला है, जो नागरिक को मिला है, व्यक्ति न कहें, जो नागरिक को मिला है, उसी से निकलती है। और चूंकि उससे निकलती है तो फिर अनुच्छेद 19(2) में जो प्रतिबंध है वो प्रेस पर भी लागू होते हैं। ठीक है ना? प्रेस की स्वतंत्रता अप्रतिबंधित हिंदुस्तान में नहीं है। तो प्रेस की स्वतंत्रता की गुणवत्ता क्या है और प्रेस की स्वतंत्रता कैसे निकलती है, इस पर कल हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक दिन और लगना चाहिए, प्रतिबंध आदि पर बात करने के बाद ये खत्म होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड